मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात में। अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज भी उनका संघर्षपूर्ण जीवन खत्म नहीं हुआ है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या प्रेयसी के रूप में हो। नारी सशक्तिकरण के नारे के साथ एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या सचमुच में नारी आज मजबूत बनी है या महिलाओं के विकास के नाम पर, उनको जागरूक बनाने के नाम पर केवल हम विमेंस डे जैसे कुछ दिवस मना रहे हैं। ऐसी ही समस्याओं को चुनौती देने वाली और पीड़ित महिलाओं को सशक्त बनाने के कार्य में जुटी हमारी आज के मेहमान महुआ माजी है। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। महुआ जी, आपका हमारे शो एक मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में। कैसा रहा आपका बचपन? मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। मैं बंगाली हूँ, लेकिन 1932 से पहले से हम लोग वहीं पर हैं। और चूँकि बंगाली हूँ तो भ्रमण प्रिय भी हूँ। हमारा परिवार काफ़ी पसंद करते थे जंगलों में घूमना, और झारखंड बहुत हरा भरा राज्य है। आपको पता होगा, वहाँ भी बहुत सारे पहाड़ और जंगल भरे हुए हैं, साल के जंगल और पलाश के फूल। तो मुझे भी प्रकृति से बहुत प्रेम रहा है। और चूँकि हमारे घर में नृत्य, संगीत, नाटक, ये जैसे कि हर बंगाली फैमिली का एक कल्चर होता है, ख़ास मौक़ों पर, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से, ऐसा नहीं, ख़ास मौक़ों पर हम लोग उन सब चीज़ों से भी जुड़े रहे हैं। और हमारे शहर में कोलकाता से और वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े बड़े कलाकार, जिसमें उस्ताद उदय शंकर जी, जो कि मैं उनको देखी नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर वो आया करते थे, ऐसा मैंने सुना है। और बहुत सारे कलाकार आते थे रांची में। और मेरे पापा और हम लोग जिस क्लब के लाइफ मेंबर हैं, 150 साल पुराना क्लब, वहाँ भी साहित्य से जुड़े लोग, संगीत से जुड़े लोग, नाटक से जुड़े लोग और इस तरह के लोग आते रहे। तो एक अलग तरह की संस्कृति मुझे मिली है, साथ साथ झारखंडी संस्कृति भी मुझे मिली। बहुत अच्छा। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, आप स्टेट वुमेन कमीशन में चेयरपर्सन हैं। कहाँ से ये सब करने की प्रेरणा मिली आपको? देखिए, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, वो तो डिग्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन साहित्य से मुझे बहुत लगाव रहा है। मैं नॉवेलिस्ट हूँ, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हूँ। और जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ कुछ लिखने के लिए, क्योंकि हम ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिख सकते हैं, एक समाजशास्त्री होने के नाते हम लोग साइंटिफिक तरीके से समाज को देखते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। रिसर्च पेपर्स के लिए भी हम लोग जाते रहे हैं फील्ड में, इंटीरियर में, लोगों के बीच, महिलाओं के बीच। तो उस दौरान जब मैंने साहित्य लेखन का कार्य भी शुरू किया, तो उनके पास जाती रही हूँ, उनके दुख दर्द को देखती रही हूँ, जंगलों में, पहाड़ों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साहित्यकार, लेखक कहें या कवि, या फिर जो मीडिया से जुड़े लोग, ये लोग सब चाहते हैं उनके पास, जो कि पीड़ित होते हैं किसी न किसी पीड़ा से, चाहे वो विस्थापित लोग हो या किसी डिज़ास्टर के शिकार लोग हों। तो उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनको वापस कुछ दे नहीं पाते। उनके मन में एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है कि हाँ, बहुत वो लोग अपनी पीड़ा बताते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, सब कुछ बताते हैं, समय देते हैं। हाँ, लेकिन फिर उनको लगता है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, अब हमारी हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उनकी आंखों में एक सवाल होता है कि ठीक है, आप लोग तो हमसे पूछने तो आए हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो जब विमेन कमीशन के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके लिए अप्लाई करूं, ताकि मैं भी इस स्थिति में रहूं कि उनके लिए कुछ कर सकूं, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, जो कि बहुत ही पीड़ित हैं। अभी भी झारखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। उनके लिए कुछ करने का मेरे मन में काफ़ी एक इच्छा थी, तो मैं इस पद में आई। बहुत अच्छा। तो इस फील्ड में आपने कौन से चैलेंजेस देखे? देखिए, चैलेंजेस काम तो करने के जी बहुत सारे हैं। उसमें जो शहरी लोग हैं वो भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन तो है ही, वहाँ 32 जनजातियाँ रहती हैं, जो कि इंटीरियर में भी है, शहर में भी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग हैं।
तो ख़ास तौर पर जो ग्रामीण इलाके के और दुर्गम इलाकों की महिलाएं हैं, उनमें डायन प्रथा बहुत ज़्यादा है। डायन कह के उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, मार डाला जाता है। इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है। लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर या काम देने के नाम पर दूसरे स्टेट्स में ले जाया जाता है, जैसे दिल्ली में, हरियाणा, और तरह तरह से उनका शोषण होता है। और साथ साथ घरेलू हिंसा तो है ही, कन्या भ्रूण हत्या भी कुछ है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादातर नॉन ट्राइबल्स के बीच में है। तो इस तरह की समस्याएं, आजकल यौन शोषण के मामले भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो दरअसल लिव इन रिलेशनशिप का ही मामला होता है। साथ में रिलेशन रखते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी कारण से जब जो पार्टनर होते हैं, हाँ, वो कहीं और शादी कर लेते हैं या साथ में रहना नहीं चाहते, तो फिर यौन शोषण कह के उसको दर्ज किया जाता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो इस रिड्रेसल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स बाहर सामने रखने के लिए, क्या औरतें सामने से आती हैं कि क्या उनको कई तरह से, उनको एक तरह से मोटिवेट करना पड़ता है कि आप उनकी कंप्लेंट्स आके रखें? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने ये भरोसा करीब 2.5 साल में हासिल किया है कि हर वर्ग के लोग मेरे पास आने लगे हैं। जहाँ एक तरफ एक मजदूर या रिक्शा वाला, एक किसान, उस ऐसे परिवार से भी लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो IAS, IPS हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके भी परिवार के लोग आते हैं। तो एक भरोसा हमने जीता है उनका। और मैं बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें वो आवेदन देने से हिचकिचाती हैं, लड़कियां या महिलाएं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता है। कुछ लड़कियां अनमैरिड होती हैं, उनको लगता है अगर आवेदन देंगे और किसी तरह से बात खुल गई तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में मैं बिना आवेदन के उनकी मदद करती हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती। और इसके अलावे जो गांव की महिलाएं हैं उन तक हम जाते हैं। मैं 24 डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा भी करती हूँ, वहाँ तक जाकर उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करती हूँ। लोकल मीडिया के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाती हूँ कि महिला आयोग यहाँ आने वाला है, जिसको जो समस्या है हम तक पहुँचाएं। और उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारे पास। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तब भी महिलाएं आती हैं, हम भी उन तक पहुंचते हैं, या हमारी राजधानी में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पर बैठकर भी हम उनकी बातें सुनते हैं। मेल से हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं, या बाई पोस्ट भी आते हैं, लोग खुद भी आकर मिलते हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि औरतों का शोषण उनके ही फैमिली मेंबर्स करते हैं। ये ऐसा देखने को काफ़ी मिला है, हम सब अनुभवी हैं। तो ऐसे मामलों में आप कैसे अप्रोच करती हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा मामले हैं ऐसे, आप सही कह रही हैं। और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसके बीच टॉर्चर ना होता हो जी। हम लोग सोचते थे कि एक बहू जब आती है ससुराल में तो उसके साथ टॉर्चर होता है, सास ससुर या पति टॉर्चर करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि लड़की जो है उसके भाई उसके साथ उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार पिता उसे प्रताड़ित करते हैं। मतलब ऐसे बहुत केसेस होते हैं, बहुत केसेस हैं जिसमें पिता प्रताड़ित करते हैं, कई बार प्रॉपर्टी के लिए, कई बार अन्य कारणों से। मान लीजिए वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ कोई रिलेशन रख रही है, इसके कारण भी उसके फैमिली वाले बहुत टॉर्चर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप कर जाते हैं पिता पुत्री के बीच में। बेटी डर से किसी से बोल नहीं पाती, कई बार माँ भी उसका साथ देती है क्योंकि आर्थिक रूप से उनको लगता है कि पिता उनका साथ छोड़ देंगे। इस तरह के भी मामले बहुत दुखद हैं, लेकिन आते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करके किसी भी तरह से उन्हें समझाया जाए। एक ऐसी लड़की हमारे पास आई थी जिसके पिता उसका शोषण कर रहे थे जब वो क्लास 5 में थी तब से, और वो अभी डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट थी। जब बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी उनके साथ, उसके पिता कुछ इस तरह से बाद में किसी और के साथ भी इस तरह से किया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने ये बात बाहर फैला दी, अपने तक छुपा के रख नहीं सकी, तो उसकी पढ़ाई बंद कर दिए थे, पढ़ाई के पैसे देना बंद कर दिए थे उनके पिता ने, जबकि वो डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे कह के उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए फिर फीस वगैरह दिलवाया। तो फादर से? हाँ, फादर से, जबकि फादर ही उसका शोषण करते थे बेटी का। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। तो इसमें आप फैमिलीज को भी अप्रोच कर सकती हैं? फैमिलीज को मैं बुलाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, समझाती हूँ। कई बार टेलीफोन से भी करती हूँ जब बहुत दूर होते हैं, आ नहीं सकते। तो हर तरह के मामले आते हैं जी। नॉर्मली बहुत सारी इनहिबिशंस होती है लड़कियों को इस तरह से एनजीओज के पास जाने में भी।
पर क्या ये सेफ है? मैं आप इन जनरल सबके लिए पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई भी समस्या अगर किसी लड़की को होती है तो इज शी सपोज टू अप्रोच? देखिए कैसे रिजल्ट? हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, यू नेवर नो कि आप किस तरह से हैंडल करेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन उस पद पे बैठा है या एनजीओ में जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने विश्वास परक है। एक्चुअली ये पद ऐसे होते हैं जिन पर जिनको भी बैठाया जाए बहुत सोच समझ के बैठाना चाहिए, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में विमेन कमीशन होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का डर है क्योंकि बहुत सारी महिला समिति ऐसी है, महिला हेल्पलाइन के नाम पर, समिति के नाम पर ये लोग महिलाओं का ही शोषण कर रही हैं। इनको पैसे कमाने का एक जरिया वो लोग बना लिए हैं कि कोई लड़की अगर आके बोल दी या कहीं से उनको पता चला कि उसके साथ किसी भी तरह से मारपीट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है परिवार में, तो बजाय इसके कि उनके दोनों के बीच में काउंसलिंग करके मामला को सुलझा लिया जाए, इस बात को इतना ज़्यादा ये लोग तूल दे देते हैं और फिर दोनों पक्ष से ये लोग पैसा उगाते हैं। तो ये एक बिजनेस हो गया है। हम लोगों ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा भी है जो कि 2 लाख 1 लाख इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे लगता है अगर महिला समिति या हेल्पलाइन इस तरह की कोई भी चीज़ है, कोई भी संस्था है, तो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है कि वो लोग इसके नाम पर कहीं महिलाओं का शोषण ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। मोहा जी, कई बार ऐसा होता है कि हम खुश हैं पर अगर कोई दुखी है उसके पास हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। आप इस तरह से सबके पास जाके उनको इतना सब कुछ कर रही हैं, तो आपके ऊपर इसकी क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ती है या नहीं? बिल्कुल पड़ती है तो आप कहाँ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं? हाँ जी, देखिए एक इंसान को अपने काम से प्यार करना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक सोशियोलॉजिस्ट और एक राइटर होने के नाते जब भी मैं उनकी कोई समस्या को सुनती हूँ तो मैं उसको साइंटिफिक तरीके से भी सोचती हूँ कि इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, इसमें गलती किसकी है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं उनकी समस्या को समझूँ और उसको दूर करने की कोशिश करूँ। तो मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। लेकिन हाँ, जब हमारे यहाँ कोर्ट लगता है, वैसे तो रोज़ ही सुनवाई होती है हमारे ऑफिस में या बाहर भी हम जाते तो सुनवाई करते हैं, लेकिन कभी कभी सुबह से लेके लेट इवनिंग तक जब लगातार ऐसा होता रहता है, हम लोग सुनवाई करते रहते हैं इतने सारे केसेस के और दोनों पक्ष के लोग आते हैं, आपस में झगड़ा, एक तरह से कभी कभी मारपीट, कभी लड़की गुस्से में एक तमाचा जड़ देती है बगल में बैठे अपने पति को जो कि घर में नहीं कर पाती, तो कभी हमें पुलिस को बुलाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब देखते देखते इतना ज्यादा तनाव हो जाता है कि घर जाने के बाद लगता है बहुत सुकून कैसे मिले। और यहाँ आने के बाद आपके आश्रम में, ब्रह्म कुमारी के आश्रम में, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, लगा कि मैं उस तनाव से कुछ दिन के लिए अपने आप को रिचार्ज कर पाई। जी। परमात्मा में आपका कितना विश्वास है? क्या रिलेशन है आपका? देखिए मैं आध्यात्मिक हूँ और एक बंगाली परिवार में जिस तरह से पूजा पाठ किया जाता है उतना करती हूँ। बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ रेगुलर जैसे घर में एक पूजा करते हैं लोग वो मैं करती हूँ। ईश्वर में विश्वास करती हूँ, दुर्गा पूजा और इस तरह के पर्व त्योहार भी मनाती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद एक दृष्टि मिली, बहुत सारे संशय थे मेरे मन में कि देवी देवता कौन है, ईश्वर कौन है, शिव क्या है, तो इन चीज़ों का जवाब मुझे अभी यहाँ मिला है। मोहा जी, आप यहाँ पर वुमेन्स हमारा जो विंग है वो अटेंड करने आई थी, आप उसकी मीटिंग, क्या अनुभव रहा आपका कि जो चीज़ें आप जिन मुद्दों पे आप काम कर रही हैं वहाँ से यहाँ से कुछ रिलेट कर पा रही थी आप? देखिए यहाँ पे ओम शांति, जब भी एक भाई एक बहन कोई भी एक दूसरे से मिलता है या ओम शांति कह के एक दूसरे को विश करता है, तो मुझे लगता है जिस शांति की खोज यहाँ चल रही है या ये संस्था जैसे चाहती है कि पूरी दुनिया में शांति हो और हर परिवार सुखी रहे, शांति से रहे, और इस कॉन्फ्रेंस का एक जो हमें टाइटल दिया गया था वो भी था कि एक महिला का क्या योगदान हो सकता है एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा, मन से भी कहा कि कुछ लोग अगर बहुत शांति से रह रहे हैं या समाज को खुशहाल और सुखी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अगर वो शांति उनको मिल भी गई तो भी कुछ लोगों के कारण जो कि अभी तक अशांत हैं उनके कारण सबकी शांति भंग होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं माउंट आबू आई, यहाँ के जंगलों में मैंने घूमा,
आप लोग मुझे दिखाए यहाँ के जंगल में, बहुत सुकून से घूमी, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था। लेकिन हमारे झारखंड में अभी कुछ अपराध भी जंगलों में बढ़े हैं, किसी कारण से, गरीबी के कारण वहाँ पर विकास कई जगहों पर अभी तक नहीं पहुँच पाया है। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो जंगल का जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे अभी तक विकास बहुत जगह नहीं पहुँच पाया है, जिसके कारण से अपराध बढ़ रहे हैं, नक्सलवाद पनप रहा है, बाल नक्सली दस्ते तैयार हो रहे हैं। तो उन इलाकों में जब कोई जाएगा शांति की खोज में, जंगल प्रकृति से जिनको लगाव है, वो जाकर निश्चिंत होकर वहाँ घूमना चाहेगा, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डर मन में रहेगा कि पता नहीं अपहरण हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, कहीं लूटपाट हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हम लोग शांति प्रदान करें जो किसी ना किसी कारण से पिछड़े हुए हैं। एक महिला अपने घर को तभी सुखी और स्वस्थ बना सकती है जब वो सुखी और स्वस्थ रहे। हमारे यहाँ या हमारे जैसे और जो स्टेट्स हैं, पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उन इलाकों की जो महिलाएं हैं उनके साथ डायन प्रताड़ना के मामले बहुत होते हैं, जिसके कारण उनको हत्या तक कर दी जाती है। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है कि यहाँ की लड़कियों को काम के बहाने दूसरे स्टेट्स में ले जाकर तरह तरह से शोषण हो रहा है। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है। ये सारा कुछ इसलिए है कि वो महिलाएं सशक्त नहीं है, वो रोजगार नहीं कर पा रही है, सही ढंग से सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उन्हें सशक्त कर दें, एम्पावर्ड कर दें, हम उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उन्हें भी दे, उनके बच्चों को भी दे, और साथ साथ रोजगार दे, सम्मानजनक रोजगार। पर रोक रही हूँ, एजुकेशन जो आज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बनती जा रही है, और भले वो हमने लिया है पर फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारा मनोबल नहीं बढ़ रहा है। आत्मिक दृष्टि से हम देखें तो हमारा वो अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाए, ताकि उनको अपनी वैल्यू का पता चले। तो ऐसे में जो हम ये ब्रह्मा कुमारीज है जो ये काम कर रही है, गाँव गाँव में जाके लेडीज को इनको समझाना कि कैसे हम सोसाइटी के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल हो सकते हैं, इस चीज का आपका क्या मानना है? बिल्कुल, इस तरह से क्या आपको लगता है कि हम एक ओवरऑल एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। जो मूल्य हैं हमारे समाज के, या आदिवासी भी बहुत सभ्य रहे हैं, हम तो कहेंगे वो लोग इसलिए सभ्य हैं कि उनको पता है कि किस तरह से प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। वो प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की कला जानते हैं, जो कि आज के सभ्य दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। तो उनके जो मूल्य हैं, उनके पूर्वजों की रहने की जो शैली है, प्रकृति के साथ रहें और उतना ही भोग करें जितना कि उसको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आप भोग करेंगे तो फिर उसी से विनाश होगा। तो इस तरह की जो उनके इस तरह के जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। जो अपराध या जो आजकल चूँकि गरीबी की वजह से और तनाव, तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स है, उनकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनको उसकी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और जो मूल्य है हमारे समाज की, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। जो बच्चे भटक गए हैं किसी कारण से, वो वापस आ सकते हैं। उनके तक कैसे पहुंच सकते हैं? उन तक पहुंचने के लिए उनके पास जाना होगा। हमारे यहाँ जो NGOs हैं, मैं देखती हूँ कि देश विदेश से बहुत सारे NGOs आते हैं हमारे स्टेट में भी, और ये लोग, अभी मैं उड़ीसा भी गई थी, भुवनेश्वर, वहाँ भी NGO वगैरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि जो भी आते हैं। संतुष्ट हैं उनके काम से, जितने भी आपने? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि लोग शहर में ही कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, NGOs की भी, और वो लोग इंटीरियर में जाके उनके बीच काम कम कर पाते हैं, क्योंकि चूंकि वो लोग वहाँ से आते हैं, उनको बुलाया जाता है कुछ लोगों को जो ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं या मुखिया है, तो उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। जो बाहर से जाते हैं लोग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह इंग्लिश में होता है, लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं, उनको कुछ समझ में आता है नहीं। लैंग्वेज एक बड़ी लैंग्वेज उनको उनकी भाषा में ना हो तो कम से कम हिंदी में, या जो भी कॉमन लैंग्वेज है उसमें उनको बताना चाहिए और उनके बीच जाकर काम करना चाहिए। और जो भी उनके लिए एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा काम है, इतनी अधिक पिछड़ापन है कि इसके लिए सबको मिलके, उसमें सरकारी तंत्र भी हैं, NGOs भी हैं, आम नागरिक भी हैं, सब लोग मिलके अगर 10 साल 15 साल काम करें, तब जाके हो सकता है हम अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा सकें। बहुत अच्छा, एक बहुत टीम वर्क की बहुत जरूरत है, बात आके निकल रही है।
आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक डिवाइन मेडिटेशन के लिए को एक्सपीरियंस किया क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बताया गया। एक्चुअली राजयोग के बारे में एक मन में भ्रम था कि कैसे होता है, क्या होता है। योग आजकल शारीरिक क्रिया के रूप में लोग ज़्यादा ले रहे हैं। राजयोग के द्वारा, ध्यान के द्वारा किस तरह से हम अपने मन को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, किस तरह से सुकून मिल सकता है। आज के इस भागदौड़ के समय में लोग बहुत तरह के तनाव से घिरे होते हैं। अगर सुबह शाम पर तनाव में रहने के बावजूद भी वो अध्यात्म से बहुत भागते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अध्यात्म से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ता दिखाता है कि किस तरह से दूसरों से प्यार करना चाहिए, किस तरह से सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। समूहवादी मानसिकता बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने देखा कि ब्रह्म कुमारी के आश्रम में वो शिक्षा दी जाती है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचें। बहुत अच्छा। चलिए मोहल जी, हमारी डिस्कशन तो बहुत अच्छी रही। बहुत सारी आपसे बातें जानने को मिली कि कैसे ट्राइबल एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको एड्रेस करें। आप यहाँ आई और हम चाहते हैं आप और भी आएँ और यहाँ के एजुकेशन से लाभ लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, विकास का उद्देश्य ही है महिला को समर्थ बनाना, क्योंकि एक सशक्त महिला ही अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी सुनिश्चित करती है। ऐसे ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाली आज की हमारी गेस्ट महुआ मांझी थी, जिनके कार्यों की हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। हम यही दिल से दुआ करते हैं कि वो अपने कार्य में यूं ही सफल होती रहें। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को हम पूर्ण विराम देंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना अच्छा ख्याल। ओम शांति।